इन yesterday class we were discussing about SN1 reaction, है ना। हम लोग SN1 reaction के बारे में बात कर रहे थे और हमने बताया था कि SN1 reaction जो है वो किस तरह से दो स्टेप में होती है। ठीक है, पहले स्टेप में आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है उसका डिसोसिएशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और एक लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि इसमें पहला वाला स्टेप जो होता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है और दूसरा स्टेप फास्ट होता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो स्लो वाला स्टेप होता है वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्शन किस स्पीड से चलेगी। तो इसलिए पहला स्टेप जो है उसमें एक ही रिएक्टेंट है। आप देखो पहले स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, तो हम ये कहते हैं कि एक रिएक्टेंट रेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कुछ इस SN1 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें मैंने इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको बता दिया था। ठीक है, लेकिन एक जैसे दो रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहां पर। जैसे आपसे पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन कि CH3 CH2 CH2Cl और एक आपको दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Cl। ठीक है, और आपसे पूछा गया इन दोनों एल्काइल हैलाइड में से विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए देखते हैं अपन एक बार। तो देखो अभी अपन ने कहा कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो दो स्टेप में होती है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर उस पर अटैक होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कराता हूं तो पहले ये CH3 CH2 CH2 Cl ये डिसोसिएशन शो करेगा पहले स्टेप में। ठीक है, और क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। अब ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन बन रहा है, ठीक है, ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन बन रहा है जिसको अपन प्रोपाइल कह रहे हैं यहां पर, प्रोपाइल हैलाइड, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, नो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस नहीं होता है। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस का काम होता है एनर्जी को कम करना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। जब ये ज्यादा स्टेबल नहीं है यानी लेस स्टेबल है तो हम ये कह सकते हैं कि हैलाइड इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, वापस और इसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कम एग्जिस्ट करेगा। जब इस फॉर्म में कम एग्जिस्ट करेगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक कैसे करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए अटैक करने के लिए, और ये स्टेबल ही नहीं है, कम स्टेबल है, तो इस पर ये आकर के खुद ही जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल से पहले ही। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लेस स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, इसलिए हम यहां कह रहे हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव। अब अगर मैं बात करता हूं आपके पास एलाइलिक हैलाइड की, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड का अगर मैं डिसोसिएशन कराता हूं, इसको देखो आप, एलाइलिक हैलाइड का अगर मैं डिसोसिएशन कराता हूं तो यहां डिसोसिएशन के बाद आपके पास क्या बन रहा है, डिसोसिएशन के बाद आपके पास बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकेटाइन और HCl नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो बना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, सॉरी बेंजाइल नहीं, ओके बेंजाइल नहीं बेटा, बेंजाइल नहीं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसे हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। तो ये जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है ना बेटा, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जो है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, अपने आप को स्टेबल बना लेता है। अब क्यों करता है ऐसा, ये भी चीज समझे आप कि यहां पर आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है, जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। पाई लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं
और जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और इसमें रेजोनेंस कर सकते हैं। तो इसमें रेजोनेंस होता है, ध्यान रखना, ये अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबल करेगा। कैसे करेगा यूं समझना आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अगर इधर आ जाते हैं तो यहां पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड देन CH डबल बॉन्ड और CH2 इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये अगर मान लो ये बॉन्ड यहां पर आ जाता है वापस से, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आते हैं तो ये वापस इस स्टेज के अंदर आ जाएगा। तो यानी ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, आप देखो किस तरह से बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड है यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पॉजिटिव चार्ज है राइट वाले पर, लेफ्ट वाले पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो दोनों जो टर्मिनेटिंग कार्बन है उन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतना स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया है यानी अटैक दोनों तरफ हो सकता है, और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई है, वापस हैलाइड इस पर जुड़ नहीं सकता, मतलब बिना हैलाइड के रह सकता है, ये कहने का मतलब है। और अब न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस पर आसानी से अटैक होगा, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने यहां बता दिया एलाइलिक कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन इसकी फॉर्मेशन हो रही है और स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं आप कि ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एट टर्मिनेटिंग कार्बन, ठीक है। टर्मिनेटिंग कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है और इस वजह से अटैकिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज्यादा है, तो इस पर SN1 का अटैक ज्यादा होगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और ऊपर वाले की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है कि एलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी जो है, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है किससे, आपके पास एल्काइल हैलाइड से। तो अपन ये रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, जो आता है एराइल और बेंजाइल हैलाइड के बीच में, ठीक है। अगर आपको इसको कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि एक तो आपके पास में है एराइल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा आपको कहा जाए कि एक है बेंजाइल हैलाइड, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हैं आप यहां पर, बेंजाइलिक हैलाइड। सो इस बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो बेंजाइलिक हैलाइड की है, ठीक है, मोर रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 के लिए रिएक्टिविटी, ठीक है। तो SN1 के लिए ये जो मैंने बनाया है बेंजाइलिक हैलाइड, इट इज मोर रिएक्टिव देन एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड की कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो इसका भी रीजन काफी हद तक वही है जो अभी अपन ने एक्सप्लेन किया था, सेम लगभग वही रीजन आएगा इसके अंदर भी। कि अगर मैं इसकी बात करता हूं एरिल हैलाइड की, देखिए ये एरिल हैलाइड है हमारे पास, और अगर मैं इसका डिसोसिएशन कराता हूं, ठीक है, पहले स्टेप में डिसोसिएशन होता है SN1 में, और डिसोसिएशन से कार्बोकैटायन बनता है। तो हेलोजन को अगर मैं हटाता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और Cl माइनस या X माइनस जो है वो रिलीज हो जाएगा, है ना, हैलाइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बना है बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे अपन बोलते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना, ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन है ये रेजोनेंस नहीं करता है, नो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं करता है, और रेजोनेंस नहीं करता है इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल है तो यानी हेलोजन वापस इस पर जुड़ सकता है, यानी अब ये न्यूक्लियोफाइल के लिए अवेलेबल है ही नहीं, वही न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैक करेगा, उससे पहले हेलोजन ही मतलब यहां पर रिएक्शन कर लेगा।
चलिए, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। अच्छा, अगर अपन से पूछा जाए कि भाई इस पर रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, तो रेजोनेंस के लिए जैसे मैंने अभी कंडीशन बताई थी आपको कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, जो सिंगल बॉन्डेड है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड पे ही है, डबल बॉन्ड पे नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो आपको रेजोनेंस करने में इजी रहता है, ठीक है। तो इसलिए लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना, लेस स्टेबल, ठीक है। तो अपन यू एक लाइन और लिख सकते हैं कि हेलोजन जो है विल रीअटैक, है ना, वापस अटैक कर सकता है इसके ऊपर, ठीक है, तो वापस से वो बन जाएगा। चलिए, अब अगर अपन बात करें बेंजाइलिक हैलाइड की, कि बेंजाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है, तो एक बार इसका डिसोसिएशन करके देखते हैं। तो ये आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड है कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास यहां CH2X है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिसोसिएशन कराता हूं, ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन इट विल फॉर्म, डिसोसिएशन के बाद ये क्या करेगा, देखो ये CH2 पॉजिटिव चार्ज ये बनाएगा और X माइनस को यहां से हटा दो, X माइनस रिलीजिंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। अब ये जो आपके पास बना है इसको हम बोल रहे हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। और जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि रेजोनेंस की कंडीशन थी कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड से नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस कर सकता है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है। और जब ये रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज 1, 2 और 3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। इसको रेजोनेंस बता रहा हूं मैं किस तरह से होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए इसका रेजोनेंस कैसे होगा, इस चीज को समझते हैं। तो एक बार ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं मैं इसके रेजोनेंस को समझाने के लिए। चलिए देखते हैं इसका रेजोनेंस कैसे होगा। यस, तो ये आपके पास है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ओके, ये आपके पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज CH2 के ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज CH2 के ऊपर है। अब यहां क्या होगा कि ये जो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन तो वहीं से आ सकते हैं जहां पर लूजली बॉन्डेड हो, जो वीक हो बॉन्ड में, तो पाई इलेक्ट्रॉन वीक होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। और जब इसे न्यूट्रल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन गए और यहां डबल बॉन्ड बनाया, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए ना इस कार्बन से, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पास वाले पाई से इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरह से और इसको न्यूट्रल कर देगा। तो यहां पर नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहां पर CH2 न्यूट्रल है फिलहाल, यहां पर डबल बॉन्ड बन चुका है, यहां डबल बॉन्ड था, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कैसे होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यहां बॉन्ड बनाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड CH2, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अब यहां पर आकर के इसको न्यूट्रल करेंगे। तो इन नेक्स्ट केस इस तरह से यहां पर आपके पास सिंगल बॉन्ड CH2, अब ये न्यूट्रल हो चुका है, डबल बॉन्ड बन गया है यहां पर, ये यहां डबल बॉन्ड बना रहा है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको यहां पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इन पांचों का अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो कैसा बनेगा, नीचे बना रहा हूं मैं यहां, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देखो कि डबल बॉन्ड सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहां मैं पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा हूं क्योंकि कभी है कभी नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट और लास्ट पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है इस कार्बन पर। इसके अलावा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ऑर्थो पर, यहाँ है पैरा पर और ऑर्थो पर, तो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया। और बेंजीन रिंग पूरे में घूम गई है, देखो पूरे में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर हम देखें कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो कंपेयर करें अपन, देखो ये पहले वाला था, ये वाला फिनाइल कार्बोकेटाइन था जो एरिल हैलाइड से बनता है, और ये आपके पास में इससे बना है, इससे बेंजाइल से। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पे तो एक जगह ही है, और वो भी अनस्टेबल है, उसका भी पता नहीं कब आकर के हेलोजन जुड़ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 जगह पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर है और एक CH2 पर है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो SN1 के लिए ज्यादा होगी, इस पर अटैक ज्यादा होगा, इसलिए बेंजाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। इस पर अटैक क्यों होता है ज्यादा। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। फिर एक सेकेंड बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2 जिसे आप कहते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन की हम बात अब करेंगे। तो देखो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे पहले वाले का तो हमने SN1 बोला था, क्योंकि वहां पर एक मॉलिक्यूल रेट को डिसाइड करता था, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होनी चाहिए। तो इस वजह से इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, बाइमोलिकुलर कह रहे हैं। इस चीज को अपन प्रूव करते हैं यहाँ पर कैसे होगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, SN2 मैकेनिज्म से जो आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या मिथाइल हैलाइड है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो हम मिथाइल हैलाइड का एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव आयन को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये आपके पास अटैक कर रहा है मिथाइल हैलाइड पर, तो मिथाइल हैलाइड को मैंने यूं बना दिया CH3 और यहां पर X लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास मिथाइल हैलाइड, और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल मिथाइल हैलाइड के उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि SN2 में जो इसका अटैक होता है वो फ्रॉम द बैक साइड, पीछे से अटैक करेगा ये, ठीक है। अब देखिए जब ये पीछे से अटैक करेगा यहां पर इस कार्बन पर, अटैक भी क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उस कार्बन पर अटैक करेगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब अटैक के बाद में इसके साथ में एक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इंटरमीडिएट नहीं बोलना है, ये चीज ध्यान रखें, इंटरमीडिएट नहीं बोलना है, इंटरमीडिएट नहीं बनाता है। इंटरमीडिएट फिर भी इससे ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता जो बनेगा, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से, जहां पर न्यूक्लियोफाइल इससे वीक बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन से, और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो चुका होगा, मतलब ये तो बन रहा होगा और वो टूट रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड वीक हो रहा होगा और कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा होगा, और हाइड्रोजन यहां पर एज इट इज जुड़े होंगे इस तरह से। तो ये एक स्टेट बना रहा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया है इसने, ठीक है। और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना बेटा, ध्यान रखें, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी उनकी हाई होती है, और स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी वो बहुत ही कम होती है। ऐसा इसलिए है कि हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना बेटा, कितनी होती है, 4 होती है, और यहां आप देख सकते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 5। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन के स्टेबल होते ही नहीं है, इसका मतलब ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है, बनते ही टूटने की कोशिश करेगा, इसलिए बहुत ट्रांजिटरी है ये, कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहेगा, फिर तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा
तो वो कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा लाइक दिस, और X जो है वो लिविंग स्पीसीज की फॉर्म में, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। X माइनस जो है यहां बना देता हूं, X नेगेटिव, वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल भी गया, शायद बोर्ड के अंदर दिख रहा भी नहीं है। ओके, वो बाहर निकल जाएगा कहने का मतलब है। तो अपन उसको दिखाना भी नहीं चाह रहे, उससे अपना ज्यादा वो भी नहीं है, फोकस अपना इन चीजों पर ही है जो सामने दिख रही है। तो ये मिथाइल हैलाइड था, इससे आपके पास में एक प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझना ध्यान से। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर कि रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे कार्बन के साथ, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे था। देखो, उनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरफ था। ठीक है, और जो प्रोडक्ट में कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए उनका कॉन्फ़िगरेशन उस तरफ है। ठीक है, तो ये जो है, ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, उलट गया है, पलट गया है, अपन यूं कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इससे इसमें, इसे हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एक नाम और है, इसे अपन वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब उलट जाना या पलट जाना, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको पता ही है। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन उलट गया है या पलट गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, ये भी चीज समझे आप कि पहले ये वाला जो कंपाउंड था मिथाइल हैलाइड, अगर ये डी फॉर्म था, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके पास एल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब ये डी और एल फॉर्म क्या होता है हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लें, डी मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, राइट साइड में घुमाने वाला, और एल फॉर्म का मतलब है लीवो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाने वाला। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनमें से जब लाइट को पास करते हैं, जिनके सॉल्यूशन में से लाइट को जब पास करते हैं, तो वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में घुमा देते हैं या राइट में घुमा देते हैं। तो जो राइट में घुमा देते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और उनके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले जो होते हैं वो एल फॉर्म होते हैं। तो अगर ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म होगा। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी कि ये रिएक्शन है, अपन इसको SN2 रिएक्शन कह रहे हैं। SN2 भी क्यों कह रहे हैं ये भी समझना आप इसको। ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है, और ये जो है ये फास्ट है। ठीक है, मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो तो थोड़ा धीरे धीरे बनती है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो तुरंत बन जाता है। इसको आप यूं समझ सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट एक हाई एनर्जी स्टेट है। जैसे मान लो आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, तो एक पहाड़ की पीक पर चले गए तो आपकी एनर्जी हाईएस्ट हो गई। ठीक है, वहां जाते जाते आपकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, आप बिल्कुल पीक पर आ गए। फिर वहां पहाड़ पर चढ़ने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको पहाड़ से नीचे आना हो तो केवल एक छोटी सी जंप लगानी पड़ेगी और तुरंत आप कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां मेरा कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए टाइम लगता है, लेकिन उससे प्रोडक्ट बनने में टाइम नहीं लगता। तो यानी हमने अभी क्या बात की थी कि रिएक्शन की रेट किस बात पर डिपेंड करती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। तो यहां अगर मैं इसकी रेट लिखता हूं, तो रेट को इस तरह से लिखा जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्काइल मिथाइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि रेट जो है ना, इसको अपन रेट लॉ कहते हैं, जो रेट को बताता है। ये रेट लॉ है, ये बता रहा है कि रिएक्शन की रेट किन किन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो आपके पास कितने रिएक्टेंट है जिस पर डिपेंड कर रही है, 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अपन कह सकते हैं, जिन पर ये डिपेंड कर रही है। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, SN2 या बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले वाली रिएक्शन क्या थी, SN1। क्यों, क्योंकि वहां पर एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती थी, वही स्लो स्टेप में आ रहा था, और ये स्लो स्टेप में आपके पास में ये आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पूरा एक ही स्टेप काउंट होता है बेटा, ये पूरा एक ही स्टेप काउंट होता है, क्योंकि ये जो है ना ये ट्रांजिटरी है। इसमें बनने का जो टाइम है ना वो मतलब ये मोमेंट्री है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, उसमें फिर भी टाइम लगता है। जो अपने पिछले वाली रिएक्शन देखी थी, जब हमने कहा था वो 2 स्टेप में होता है, इसको एक ही स्टेप काउंट करते हैं पूरे को। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहां देखा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े हुए हैं, वो जितने बड़े होंगे ना, उतना रुकावट डालेंगे अटैक के अंदर, उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे पहले अपन ने यहां मिथाइल वाला देखा, देखो एक तो ये है आपके पास मिथाइल हैलाइड, एक है आपके पास इथाइल हैलाइड, ठीक है, एक है आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और एक है आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब अगर मान लो मैं इन पर बैक साइड से अटैक कराता हूं न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं बैक साइड से, तो यहां अटैक कराऊंगा, यहां अटैक कराऊंगा, यहां अटैक कराऊंगा और एक यहां अटैक कराऊंगा, तो आप खुद देखो कहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। भाई यहां तो अटैक आराम से हो रहा है, केवल 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक बड़ा CH3 ग्रुप है, यहां पर 2 बड़े बड़े CH3 ग्रुप है जिन पर 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहां पर 3 CH3 ग्रुप है जिन पर टोटल 9 हाइड्रोजन है, मतलब 3 बल्कि ग्रुप्स हैं इसके ऊपर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स होते हैं, उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। तो जब डाउन द ग्रुप आ रहे हो, आप यहां पर नीचे की तरफ आ रहे हो, तो आप देख रहे हो कि यहां पर नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स जो है, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स वो बढ़ते जा रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स होंगे, ध्यान रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उतना ही स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। ये स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है कि स्पेस में हिंड्रेंस, स्पेस में रुकावट। अगर मान लो कोई स्पेस में ऊपर हवा ही हवा में अटैक करे, तो उस समय कितने मॉलिक्यूल उसके बीच में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, वही उसका हिंड्रेंस है। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो बढ़ रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो बढ़ता है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक का अटैक मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक का ईज जो है वो घट जाता है, मतलब आसानी से अटैक नहीं होगा, तो इस वजह से रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल हैलाइड जो है, इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। फिर उसके बाद आपके पास 1 डिग्री है इथाइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री तो सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है, 3 डिग्री तो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव है, ध्यान रखें, और मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो इस तरह से अपन इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख सकते हैं। गॉट इट? ओके, तो इसमें से क्या है, कई बार क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, तो कई बार ना बॉन्ड लाइन डायग्राम देकर के पूछ लेते हैं कि भाई इसमें से किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, इसको अरेंज करो, तो हम बता सकते हैं। एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट ए मिनट। यस, जैसे मान लीजिए एक आपके पास ये है हैलाइड Cl, एक आपके पास ये Cl है, यहां जुड़ा हुआ है Cl, एक आपके पास ऐसे है और ऐसे है, Cl है। तो कई बार ऐसे बॉन्ड लाइन डायग्राम से अगर पूछ लिया जाए, तो हम देख सकते हैं कि ये आपके पास में 1 डिग्री है बेटा, ये आपके पास 2 डिग्री है और ये आपके पास 3 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं SN1 रिएक्टिविटी की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखें जब डाउन द ग्रुप आ रहे हो, तो आपके पास में डिग्री इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये तो आपके पास में मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, और ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ये इस तरह से है, CH3 CH2 C Cl देन
CH3 और CH3, इस तरह का कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री है। ठीक है, ये आपके पास 2 डिग्री है, साफ दिख रहा है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, यानी हेलोजन जिस पर जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है हमें, तो इसलिए ये आपके पास में 1 डिग्री है। तो थोड़ा सा बॉन्ड लाइन डायग्राम से भी ध्यान रखें, अगर पूछ लिया जाता है तो आप बता सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, दैट इज एक एलिमिनेशन रिएक्शन आती है ना, जरा उसके बारे में और बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन जिसको अपन लोग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन क्या होती है? पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिनमें बीटा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि नाम ही इसका बीटा एलिमिनेशन है। बाकी वो दूसरे मतलब बिना बीटा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देंगे। होता क्या है इसमें, देखिए कि जैसे अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप KOH एल्कोहलिक मीडियम में KOH के साथ कराते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है इसमें जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं वो ध्यान रखें एसिडिक नेचर शो करते हैं, मतलब H+ को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे तो हम अल्फा बोलते हैं, और जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो आपके पास बीटा होता है। ठीक है, तो बीटा पर जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन में जब आप एल्कोहलिक के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आपके पास में जो हेलोजन है, ठीक है, जो हेलोजन है वो K के साथ में कंबाइन होता है। ठीक है, K के साथ कंबाइन होता है, और जो OH है, ठीक है, जब ये H+ रिलीज होता है तो OH उसके साथ कंबाइन होकर के, क्योंकि बीटा से H निकलेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर बीटा से H का रिमूवल होगा और आपके पास H2O बनेगा। तो एक तो आपके पास KX रिलीज होता है, एक आपके पास H2O रिलीज होता है, और बचता क्या है, देखो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पर ये X हट गया है, तो यहाँ पर जो वैलेंसी आएगी फ्री होगी, वो वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आपके पास एथीन की फॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है ना, एथीन की फॉर्मेशन होती है और KX और H2O रिलीज हो जाते हैं अगर एल्कोहलिक KOH के साथ इस रिएक्शन को आप कराते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो चलो ठीक है, अब अगर अपने पास ये वाला एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 CH2X, तो इसमें भी हम प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या बनेगा, कि अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH से कराता हूं और एल्कोहलिक KOH लेता हूं, ध्यान रखना एक्वस मत ले लेना, एक्वस लेते ही अल्कोहल बन जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो वापस से वैसी होगी ये रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है एल्कोहलिक मीडियम में, ध्यान रखें। तो यहां से हेलोजन जो है वो K के साथ कंबाइन होगा, KX निकालेगा, चलो अपन इसका ये Cl ले लेते हैं। ठीक है, तो ये KCl रिलीज कर देगा, और यहां से जो बीटा आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, बीटा कार्बन है, वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा और OH के साथ रिलीज हो जाएगा, H2O बनाएगा। तो यहां से एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक यहां से फ्री हो गई, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास बन गया प्रोपीन। ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम उस समय आती है जब अपने पास 2 तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, वहां एक लॉ लगेगा अपने पास, देखो CH3 CH2 CHBr एंड CH3, और अब अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराता हूं, एल्कोहलिक KOH से कराता हूं, तो आप देखो 2 पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी कैसे है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन 2 हो गए भाई, एक तो आपके पास ये भी बीटा हाइड्रोजन है और यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा वो होता है जहां पर हेलोजन जुड़ा होता है, उससे अगले वाले दोनों बीटा होते हैं। तो अल्फा तो चलो मान लिया कि हेलोजन यहां से निकलेगा, बीटा तो यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो मान लो यहां से हेलोजन रिलीज किया, यहां से हाइड्रोजन रिलीज किया, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो
तो यहाँ ये एक तो ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अगर यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन हटाया तो एक प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। और बाकी वो KBr निकलेगा वो तो है ही, और H2O रिलीज होगा वो भी है। अब बात आती है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेटजेव, ठीक है, जिनका नाम था SY सेटजेव साइज सेटजेव। उन्होंने एक रूल दिया था जिसे अपन सेटजेव रूल कहते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग जरा देख लेना आप, है ना, एक बार, शायद ऐसा कुछ होनी चाहिए। तो SAY, ओके, सेटजेव रूल, ठीक है। तो सेटजेव रूल दिया था। तो सेटजेव ने क्या कहा था बेटा, सिंपल सी एक बात कही थी कि जब भी आप ऐसे एल्काइल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन कराते हैं जिसमें दो तरह के एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। ध्यान रखना, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम होते हैं। तो देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप, एक तो ये है और एक ये है, कितने हैं, दो है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक है केवल। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके पास मेजर है, ठीक है। इस ध्यान रखना, इस यस, लेट अस कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि जब आपके पास में दो तरह के एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है बीटा एलिमिनेशन से, तो हमने कहा था सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो। आप देखो, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ठीक है, यहां से जुड़े हुए एक ही एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि ये तो इथाइल हो गया ना पूरा, ये वाला एक ग्रुप एक है, पूरा इथाइल हो गया, एक एल्काइल ग्रुप है ये। और यहां देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए कितने एल्काइल ग्रुप है, एक ये है मिथाइल और एक ये भी है मिथाइल, दो। या तो ऐसे याद रखो एक रूल, और इसी को अपन दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो यहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो ही हाइड्रोजन है और वहां पर कितने, तीन है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे उसी के पास तो एल्काइल ज्यादा होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के हटने से ही तो एल्काइल जुड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट है और ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। और जिस रूल के अकॉर्डिंग ये बना है उस रूल को अपन क्या बोल रहे हैं, सेटजेव रूल कह रहे हैं। इस रूल का नाम है सेटजेव रूल, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट वो होगा एल्कीन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स attached with डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो, तो वो आपके पास में मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर एक चीज और देखने को मिलती है, वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है डिफरेंट एल्काइल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन के लिए, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी, ठीक है, किसके लिए, टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे अब आप इसको देखो, CH3X
CH3 CH2 and X, then CH3 CH2 CH3 X, और इसे देखो CH3 CH3 and CH3 and X। अब जरा कंपेयर करें तो देखो यहां पर ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो अल्फा है, तो इसका मतलब नो बीटा हाइड्रोजन, यहां पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, यहां देखें ये अल्फा ये बीटा, यानी 3 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां देखें अल्फा और ये बीटा, ठीक है, तो यहां पर 6 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां पर आपके पास ये अल्फा बीटा बीटा और बीटा, तो यानी 9 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री जो है वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री जो है इट विल बी मोर रिएक्टिव, 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कन्वर्जन के लिए, जनरली जो पूछी जाती है, मैं कई बार बोलता भी हूं कि एक तो आप ध्यान रखो हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन, ये रिएक्शन ना काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाइड्रो हेलोजिनेशन तो आपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ में पढ़ा, बीटा एलिमिनेशन अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रो हेलोजिनेशन टू ऐड हेलोजन और बीटा एलिमिनेशन टू रिमूव हेलोजन। क्योंकि जब अपन कन्वर्जन करते हैं ना बेटा, जब अपन कन्वर्जन करते हैं तो कई बार हमें क्या करना होता है कि हेलोजन को मतलब 1 डिग्री कार्बन से हटाकर 2 पर जोड़ना है। ठीक है, यानी 1 क्लोरो की बजाय 2 क्लोरो प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पर ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये दोनों रिएक्शन हमें आती है तो बहुत इजीली हम लोग आराम से कन्वर्जन कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह से अपन इसके बारे में बात करेंगे। कल अपन इनके ना कन्वर्जन स्टेप्स देखेंगे कि इनको यूज करके अपन किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जनरली पूछ भी लिए जाते हैं, तो वो अपन कल देख लेंगे। तो ये अपना बीटा एलिमिनेशन हो गया। अब अपनी बची है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी, अच्छा, और वो एरिल हैलाइड भी बचा है, ओके, और डाई हैलाइड। ठीक है ना, तो देख लेंगे 2-3 दिन में चैप्टर अपना हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, इतना ही है, ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।